आज हम लोगों को पढ़ लेना था उत्पादकता को, ये सब चीज़ें कल हम लोग देख लिए थे, ठीक है ना। उत्पादकता हम लोगों को पढ़ना था, ये था टॉपिक हम लोगों का, प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। तो प्रोडक्टिविटी हम लोगों को याद रखना है, बहुत कम चीज़ें हैं इसमें याद रखने लायक, लेकिन है इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। अब प्रोडक्टिविटी किसको कहते हैं बताएं। ये देखें हम लोग, उत्पादन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है किसके लिए, पारितंत्र को चलाने के लिए। घर चलाना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, समझ में आ रहा है ना। हमारे पारितंत्र के लिए पैसा जो है ना वो यही है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। तो किसी भी पारितंत्र की क्रियाशीलता उसके अस्थायी रहने के लिए सौर ऊर्जा के निरंतर निवेश की आधारभूत आवश्यकता है। जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा पारितंत्र जो है वो नहीं चल पाएगा, समझ में आ रहा है ना। पारितंत्र जो है वो नहीं चल पाएगा किसके बिना, सौर ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश के बिना जो है नहीं चल सकता है। तो उत्पादकता हम लोग कहते हैं किसको, जैव मात्रा के उत्पादन की दर को, समझ में आ रहा है ना। जैव मात्रा के उत्पादन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादकता कहते हैं। किसकी परिभाषा हम लोग लिख लेंगे, उत्पादकता की परिभाषा किसको कहेंगे बताएं। जैव मात्रा, जैव मात्रा किसको कहते हैं, लिविंग मटेरियल। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो लिविंग मटेरियल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव मात्रा कहते हैं। तो जैव मात्रा के उत्पादन की दर कितनी है, प्रतिदिन, प्रति घंटे या प्रति माह कितना जो है उत्पादन हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़, हाँ उत्पादकता। जैसे एक उदाहरण अगर हम लोग ले, मक्का, पता है मक्का का जो सेल होता है ना, 1 घंटे में 17,500 कोशिकाएं बनाता है 1 घंटे में, ठीक है ना। ये वृद्धि दर है उसकी, किसकी वृद्धि दर है, मक्के की। तो मक्के में 1 घंटे में कितना सेल बन रहा है, 17,500, ठीक है ना। और इससे रिचिया कोलाई में हम लोग जानते हैं 1 घंटे में कितना बनेगा, अगर एक कोशिका है तो। इससे रिचिया कोलाई की अगर एक कोशिका है तो 1 घंटे में कितना बन जाएगा, 1 घंटे में 1 से 2 होता है, 1 से 2 होता है कितना देर में, 20 मिनट में। तो अगले 20 मिनट में 4 होगा, अगले 20 मिनट में 8 होगा, यानी 1 घंटे में कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, ठीक है ना। उसमें भी वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि को हम लोग माप सकते हैं, लेकिन वृद्धि नहीं, यहाँ पे उत्पादकता को देखना है, कितनी जैव मात्रा जो है बनी है उसको हम लोग क्या कहेंगे बताएं, उत्पादकता। तो इसमें भी उत्पादकता जो है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, पहला कौन, प्राथमिक उत्पादकता, और दूसरा हो जाएगा क्या चीज़, द्वितीयक उत्पादकता। एक प्राथमिक उत्पादकता हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, द्वितीयक उत्पादकता। दोनों को हम लोग समझेंगे। प्राथमिक उत्पादन जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जो एक निश्चित समय अवधि में प्रति इकाई क्षेत्र द्वारा जैव मात्रा की उत्पत्ति करते हैं या कार्बनिक पदार्थ की उत्पत्ति करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। क्या कहेंगे उसको, प्राथमिक उत्पादन कहेंगे, समझ में आ रहा है ना। और फिर इसके दर को जो है हम लोग उत्पादकता कहते हैं, प्राथमिक उत्पादन के दर को जो है उत्पादकता हम लोग कह लेंगे। और इसको मापने के लिए जो है ना इकाई बनाया गया है। मापने के लिए इकाई क्या है बताएं, अगर हम लोगों को भार मापना है, ठीक है ना, तो भार मापना है तो क्या करेंगे हम लोग, पर ग्राम स्क्वायर। और अगर ऊर्जा मापना है तो कितना हो जाएगा, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। बिल्कुल, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। प्रति मीटर स्क्वायर में, प्रति वर्ग मीटर में कितना किलो कैलोरी ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, समझ में आया ना। इसको हम लोग कह लेते हैं क्या चीज़, ऊर्जा। जैव भार को हम लोग 2 तरह से मापते हैं, एक किसके रूप में, भार के रूप में, और एक किसके रूप में, ऊर्जा के रूप में। भार और ऊर्जा ये 2 रूप में हम लोग मापते हैं, किसको, जैव मात्रा, बायोमास, समझ में आ रहा है ना। बायोमास को हम लोग कितने तरह से मापते हैं, 2 तरीके से, ठीक है। अब देखिए इसको एक और तरीके से हम लोग मापते हैं, ये उत्पादकता की दर है। उत्पादकता की दर को हम लोग जो है मापते हैं प्रति ग्राम, ठीक है ना, स्क्वायर, और प्रति वर्ष। प्रति वर्ष यहाँ हम लोग लगा लेंगे, समझ में आया ना, पर ईयर हम लोग लगा लेंगे, थोड़ा मिसप्रिंट किया है यहाँ पे, हाँ पर छूट गया है। और यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज़, प्रति वर्ष, समझ में आया ना, किलो कैलोरी प्रति मीटर स्क्वायर और प्रति वर्ष। ये ऊर्जा का जो है दर हो गया,
उत्पादकता के ऊर्जा की दर हो गई। समझ में आया ना। अब सवाल है कि उत्पादकता जो है एक और मतलब हम लोग कैसे कैसे इसको बांट सकते हैं। तो उत्पादकता को जो है हम लोग अभी देखा है हम लोगों ने, एक प्राथमिक उत्पादकता होता है और एक क्या होता है, द्वितीयक उत्पादकता। लेकिन एक और जो है तरीके से हम लोग बांटते हैं इसको, सकल प्राथमिक उत्पादकता। ठीक है ना, सकल प्राथमिक उत्पादकता GPP। ये GPP का फुल फॉर्म हम लोग याद रखेंगे। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है ना, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इसको कहेंगे हम लोग। किसको? जीपीपी को। जीपीपी को सकल प्राथमिक उत्पादकता। क्या है ये सकल प्राथमिक उत्पादकता, बताएं जरा हम लोग। सकल प्राथमिक उत्पादकता वो है जो पौधे प्रकाश संश्लेषण करके बनाते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि पौधे जो ऊर्जा बनाएंगे उनकी सारी मात्रा वो खुद ही नहीं रख लेते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा अपने लिए यूज़ करते हैं और बाकी उनको जो खाएंगे उनके लिए जो है बचा के रखते हैं। तो जो बचा के रखते हैं दूसरे जीवों को देने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, NPP। क्या कहेंगे उसको? NPP कहेंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और एक होता है GPP। तो ये GPP क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थों की उत्पादन दर, उसको क्या कहते हैं हम लोग? GPP कहते हैं। ठीक है ना, GPP कहेंगे। और NPP किसको कहेंगे बताएं? सकल प्राथमिक उत्पादकता से श्वसन के दौरान हुई क्षति को घटा देते हैं हम लोग। समझ में आया ना। यहाँ फॉर्मूला जो है हम लोग देखेंगे, क्या चीज़? GPP माइनस क्या चीज़? R इज इक्वल टू NPP। ठीक है ना, GPP माइनस R इज इक्वल टू NPP। ठीक है ना, GPP में से हम लोग किसको घटा लें? अब बंद करो ना। GPP में से R को हम लोग घटा लेंगे, क्या हो जाएगा? NPP हो जाएगा। ठीक है ना, NPP हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग देखते हैं GPP को और किसको? NPP को। ठीक है, GPP NPP। बताया जा रहा ना कि NPP परपोषियों की खपत, ठीक है ना, के लिए उपलब्ध होती है जैव मात्रा। समझ में आ रहा है ना, ये भी बात हम लोग अभी देखें। यस, एक जो है अगर हम लोग फूड चेन बना के समझें, अगर तो फूड चेन बना के समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखें हम लोग एक सिंपल सा फूड चेन बनाते हैं। सबसे पहले जो है किसको इंक्लूड करते हैं? घास। घास को कौन खाती है? हिरण या बकरी। ठीक है ना, कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है ना, और इसको कौन खाएगा? शेर, बाघ या शेर। बिल्कुल, ठीक है ना। तो घास जो है उसको मिल रहा है क्या चीज़? सूर्य का प्रकाश। घास को क्या मिल रहा है? सनलाइट मिल रहा है। तो सनलाइट मिलेगा तो ये अपने लिए जो है ऊर्जा बनाएगा। समझ में आ रहा है ना। अपने लिए जो बना रहा है ये, उसको क्या कहेंगे हम लोग? GPP। क्या कहेंगे? GPP। अपने लिए जो खर्च करेगा उसको हम लोग किससे सूचित करेंगे? R से। किससे सूचित करेंगे? R, श्वसन। और श्वसन के बाद जो है अब जो ट्रांसफ़र करेगा हिरण में, तो हिरण में क्या ट्रांसफ़र होगा? जितना उसने बनाया है टोटल, उसमें से जितना उसने अपने लिए खर्च किया उसको माइनस कर दें। यानी GPP में से किसको माइनस कर दें? R को। जो बचेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? NPP कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? NPP। तो ये GPP जो है वो पौधे अपने लिए जो बनाते हैं उस बायोमास को बोलते हैं। लेकिन जो बायोमास किन के लिए? उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होता है। ठीक है ना, कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? NPP कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? NPP। इसको हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो है जो पौधे ने बनाया है टोटल। ठीक है ना, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी उसको कहेंगे जो पौधों से मिल रहा है। किन को मिल रहा है? उपभोक्ताओं को। बिल्कुल, कंज्यूमर्स को जो मिल रहा है वो क्या है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है। और वही सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ये आगे ट्रांसफ़र करते हैं। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मतलब इनको जो मिला वो NPP है, इनके पास अवेलेबल है क्या चीज़? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है ना, और ये आगे जो है ट्रांसफ़र करेंगे उसका कुछ प्रतिशत जो है उपयोग करके। कितना प्रतिशत उपयोग करते हैं ये? ऊर्जा की अगर मात्रा हम लोग देखें तो हमारे रेमोंड लिंडेमान बताते हैं कि हर पोषी स्तर पे कितनी ऊर्जा का प्रयोग होता है? 10% ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है। समझ में आया ना, 10% जो है यूज़ नहीं होता है, 10% जो है वो ट्रांसफ़र होता है।
जैसे सूर्य से अगर मिल रहा है कितना 10,000 जूल हम लोग मान लेते हैं, तो 10,000 जूल जो है सूर्य से मिला घास को। अब उसका कितना आएगा हिरण में 1,000 जूल, उसका कितना आएगा शेर में 100 जूल। 10% जो है वो ट्रांसफ़र होता है। 10% लॉ हम लोग इसको कहते हैं। और ये किसने दिया था? रेमोंड लिंडेमान। नाम याद रखेंगे हम लोग इनका, ठीक है। देखें इसके बाद समझते हैं हम लोग। बताया जा रहा है ना कि इस जैव मंडल में, ठीक है ना, कुल उत्पादन कितना होता है वो ज़रा बताएं हम लोग। तो यहाँ पे कुल उत्पादन को जो है ना हम लोग मापते हैं, किसके रूप में मापते हैं बताएं ज़रा हम लोग? शुष्क भार के रूप में। किसके रूप में मापते हैं? शुष्क भार के रूप में। ये शुष्क भार क्या होता है? शुष्क भार होता है, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे पौधा अगर हरा भरा है तो हम लोग कहेंगे कि उसके अंदर शुष्क भार है। पौधा अगर भूरा हो गया है, पीला हो गया है, सूख गया है, तो उसके अंदर क्या है? शुष्क भार है। आज अगर लकड़ी हमने काटा और उसको 2-3 महीना के लिए छोड़ दिए धूप में, 2-3 महीना के लिए धूप में छोड़ दिए, तो उसका वज़न क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी वज़न कम हुआ तो ये शुष्क भार है। और जो तुरंत काटे थे उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको हम लोग क्या कहेंगे? गीला भार। जब उसको शुष्क भार कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे? गीला भार कहेंगे। वेट वेट, ठीक है ना, क्या कहेंगे? वेट वेट। वेट वेट का स्पेलिंग दोनों अलग अलग है। एक वेट जो है क्या है? WET, समझ में आया ना? वेट वेट क्या पढ़ेंगे इसको? हाँ, एक और होता है समझ में आया ना? एक और होता है। तो वेट वेट किसको कहेंगे हम लोग? गीले भार को। जब भी हम लोग लकड़ी खरीदने जाते हैं, हम लोग कौन सी लकड़ी खरीदेंगे? वेट वेट वाली या ड्राई वेट वाली? ड्राई वेट वाली। और पालक खरीदने गए तो वेट वेट चाहिए। हम लोग अपना चॉइस बदलते रहते हैं। वहाँ ड्राई वेट नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी सूखा हो छोड़ के चल देंगे, दूसरा खरीदेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ड्राई वेट जो है वो किसको कहेंगे हम लोग बताएं? जब बायोमास जो है ना, जितना बायोमास है उसमें से वाटर का कंटेंट जो है लॉस हो चुका होता है। वाटर का कंटेंट यानी जल की मात्रा जो है क्या हो चुकी होती है? निकल गई होती है। तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? शुष्क भार। और गीला भार जल की मात्रा होती है, ठीक है ना। तो यहाँ जो जैव मंडल में उत्पादकता को मापा गया है, उत्पादकता को किस में मापा गया है बताएं जरा? शुष्क भार के रूप में मापा गया है, ड्राई वेट के रूप में मापा गया है। तो ड्राई वेट के रूप में जो है प्राथमिक उत्पादकता, वार्षिक कुल प्राथमिक उत्पादकता हमारे संपूर्ण जीव मंडल की कितनी होती है जरा बताएं? 170 बिलियन टन, ठीक है ना। 170 बिलियन टन जो है ये जीव मंडल की कुल वार्षिक उत्पादकता है। और वो भी किस रूप में? शुष्क भार है ये। जरा सोचे गीला भार कितना होता होगा। समझ में आ रहा है ना? 170 बिलियन टन ये हमारे संपूर्ण जैव मंडल का उत्पादकता है, ठीक है ना। लेकिन एक बात बताएं जरा, जैव मंडल को हम लोग कितना जगह बांट सकते हैं? जैव मंडल को हम लोग बांट सकते हैं 3 जगह। कैसे? 6 जगह। वाह, ये गड़बड़ बात है। जैव मंडल को हम लोग बांट सकते हैं। एक हो जाएगा हम लोगों का कौन सा? टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल समझ में आया ना? टेरेस्ट्रियल हो जाएगा यानी भूमि वाला। और एक हो जाएगा एक्वेटिक। एक्वेटिक समझ में आ रहा है ना? एक्वेटिक मतलब क्या चीज़? जलीय। तो इन दोनों को मिला के 170 बिलियन टन प्रोडक्टिविटी होती है पर ईयर, ठीक है। अब इसमें से हम लोग जानते हैं किसका जो है हिस्सा ज़्यादा है, जल का या भूमि का? जल का। 3 हिस्सा जो है किसका है? जल का है। समझ में आ रहा है ना? 3 हिस्सा जल का है। लेकिन बताया जा रहा है ना कि पृथ्वी के धरातल का लगभग 70% भाग समुद्र से ढका हुआ है। हम लोग ग्राफ बना के समझ रहे हैं उसको, ठीक है। फिर भी बावजूद इनकी उत्पादकता केवल कितना है बताएं? 55 बिलियन टन है। ये समुद्र की उत्पादकता जरा बताएं कितनी है? 55 बिलियन टन, ठीक है ना। 55 बिलियन टन किसकी उत्पादकता है? समुद्र की उत्पादकता है। समझ में आ रहा है ना? 55 बिलियन टन जो है वो समुद्र की उत्पादकता है।
और बताया जा रहा ना कि शेष मात्रा जो है वो कहाँ होती है, भूमि पर। तो जरा बताएं भूमि पर कितनी होती है, 170 बिलियन टन जो है टोटल है, तो भूमि पर उत्पादकता कितनी होगी, 115 बिलियन टन। समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज़ें हम लोग याद रखेंगे, समझ में आ रहा है ना। ये थी क्या चीज़ बताएं, उत्पादकता। उत्पादकता से जितनी बातें जो है टिक की गई हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना वो परिभाषा ही है, उत्पादकता की परिभाषा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एनपीपी, जीपीपी और आर, ठीक है ना, इनका फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है। तो आगे हम लोग देखते हैं। अब दूसरा टॉपिक जो है शुरू होगा, क्या चीज़, अपघटन। अपघटन बताएं जरा किसको कहते हैं। केंचुओं को हम लोग कहते हैं किसान का मित्र, ये हमने बचपन में पढ़ा है। केंचुओं को किसका मित्र कहा जाता है, किसान का मित्र कहा जाता है। तो किसान का मित्र इसको क्यों कहते हैं हम लोग, मिट्टी को उर्वर बनाता है। खाता क्या है केंचुआ, मिट्टी खाता है, और फिर जो है उसको मतलब उसमें पोषक तत्व जो होते हैं कुछ निकालता है, और फिर उसको जो है एक्सक्रीट करता है, ठीक है ना। एक्सक्रीट करेगा, वो मिट्टी और ज़्यादा फर्टाइल होती है खेतों के लिए, समझ में आ रहा है ना। प्लस हम लोग जो है खेत की मिट्टी ऊपर नीचे करने के लिए क्या करते हैं, जुताई करते हैं, लेकिन वो जो है खुद ही खेत की मिट्टी ऊपर नीचे कर देता है। प्लस अगर जुताई करते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है, कट जाता है किसी वजह से, तो वो खुद ही क्या बन जाएगा, खाद बन जाएगा, सबसे बेहतर खाद बनता है, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से वो किसानों का क्या कहलाता है, मित्र कहलाता है। बहुत सारे लोग जो है उसको बाहर से खरीद के मंगवा के अपने खेत में डालते हैं, सुने हैं कि नहीं, बहुत महंगा है, 10,000 रुपये किलो है। हाँ समझ में आ रहा है ना। बहुत सारे लोग जो है उसको खरीद के अपने खेत में डलवाते हैं जानबूझ के, समझ में आ रहा है ना। तो केचुए को हम लोग किसानों का क्या कहते हैं, मित्र कहते हैं। इस धरती पर आज तक कितने मनुष्य जो है जीवित रहे होंगे, आज तक कितने मनुष्य जीवित रहे होंगे, अगर उन सबकी संख्या पूछ दी जाए, बता सकते हैं हम लोग, नहीं बता सकते हैं। इस धरती पर जितने मनुष्य जीवित रहे हैं, अगर उन सबका मृत शरीर आज यूं ही पड़ा होता, अगर सारा समुंदर भर गया होता, इतने ज़्यादा लोग जो है वो जी चुके हैं इस धरती पर, समझ में आ रहा है ना। लेकिन वो उनका शरीर यूं ही बना नहीं रह सकता है, क्या होता है उनके साथ। अच्छा अभी ये सिर्फ हम लोग मनुष्यों की बात कर रहे हैं, और इस धरती पर कितने जीव हैं, 170 नहीं 170 नहीं, 17 जो है लाख, 17 से 18 लाख प्रकार के जीव हैं। तो खैर सूक्ष्म जीव तो दिखाई नहीं देते हैं, उनमें से केवल हम लोग जंतुओं को ले लें और पौधों को ले लें, इन्हीं दोनों को ले लें, फिर भी ये आंकड़ा बहुत होता है जी। अगर सबकी डेथ होती जाए, उनका शरीर जो है विघटित ना हो, ठीक है ना, विघटित ना हो, ऐसे ही लाशों का ढेर बना रहे, तो ये पृथ्वी जो है कैसे भर लगेगी, जरा सोचिए। हाँ, एज्यूम नहीं कर सकते हैं हम लोग उस पृथ्वी को। तो इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने का काम जो है कौन सी प्रक्रिया करती है, अपघटन, डिकम्पोजिशन। जिस जीव की भी मृत्यु होती है उसका विघटन एकदम संभव है, विघटन होना तय है, समझ में आ रहा है ना। किसी भी आदमी की डेथ होती है, हम लोग देखते हैं 24 घंटे के बाद जो है उसकी बॉडी क्या होती है, हाँ स्मेल करने लगती है। क्यों, क्योंकि उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है, डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। तो डिकम्पोजिशन ना एक बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है, भले इसके बारे में हम लोग सोचते हैं थोड़ा मन में अजीब चलता है, लेकिन ये एक ज़रूरी प्रक्रिया है। इस पृथ्वी को साफ़ सुथरा रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है। क्योंकि हम लोग पहाड़ों पे देखें, जो माउंटेनियर्स जो है जाते हैं, अगर उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो उनकी लाशें वहीं पे पड़ी हुई है। माउंट एवरेस्ट पे ही जाने वाले जो माउंटेनियर्स हैं, उनके साथ कई बार अनहोनी हुई है और उनकी लाशें जो है वहीं पड़ी रहती है, ना कोई उठाएगा ना वो डिकम्पोज होगा, एज इट इज़ बनी रहेंगी, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि वहाँ पे डिकम्पोजिशन हो ही नहीं सकता है, अपघटन नहीं हो सकता है। तो अपघटन बताएं कैसी प्रक्रिया है। हाँ बिल्कुल, जो भी कार्बनिक पदार्थ हैं उनको जो है फिर से वापस न्यूट्रिएंट पूल में मिलाना, ठीक है ना, पोषक पूल में जो है मिला देना वापस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपघटन कहते हैं। तो अपघटन की परिभाषा हम लोग याद रखें, यहाँ देखें बताया जा रहा है।
बताया जा रहा है ना कि जटिल कार्बनिक सामग्री को, ठीक है ना, अकार्बनिक तत्वों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जल पोषकों में खंडित करने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? अपघटन कहलाती है। फिर से एक बार देखें, जटिल कार्बनिक सामग्री को अकार्बनिक तत्वों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जल और पोषकों में खंडित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपघटन कहलाती है। और अपघटन जो कराते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? बताएं। अपघटन की प्रक्रिया जो कराते हैं उनको क्या कहा जाता है? अपघटक। क्या कहा जाता है? अपघटक। अपघटक कौन कौन होते हैं? अपघटक कौन कौन होते हैं? एक जीवाणु और एक कवक, दो ही होते हैं बस। समझ में आया ना? कौन कौन? एक जीवाणु और एक कवक। एक जीवाणु होता है और एक कौन होता है? कवक होता है। यही दोनों मिलके और अपघटन की प्रक्रिया कराते हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो है देखें, एक अपरद की परिभाषा हम लोगों को देखनी है। अपरद, जिसको हम लोग डेट्राइटस कहते हैं। क्या कहते हैं? पादपों के मृत अवशेष जैसे पत्तियां, छाल, फूल, प्राणियों के मृत अवशेष, मल आदि, इन सबको जो है मतलब सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? डेट्राइटस कहा जाता है। इन सबको ही सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? डेट्राइटस कहा जाता है। समझ में आया ना? तो डेट्राइटस हो गया। अब इसके बाद जो है देखना है कि अपघटन में कितने चरण शामिल हैं। अपघटन में कितने चरण शामिल हैं? तो हम लोग क्या बताएंगे? अपघटन में जो है कुल 5 चरण शामिल हैं। अपघटन में कितने चरण शामिल हैं? 5। पहला कौन है बताएं? पहला है फ्रैगमेंटेशन, खंडन, ठीक है ना। और दूसरा कौन है? निछालन। तीसरा कौन है? अपचयन। और चौथा कौन है? ह्यूमस भवन। और पांचवा कौन है? खनिजी भवन। समझ में आ रहा है ना? यहाँ भवन का मतलब क्या होता है? हाँ, याद रखें, भवन का मतलब घर नहीं समझ जाएंगे हम लोग। खनिजी ह्यूमस भवन माने ह्यूमस बनना, ठीक है। खनिजी भवन माने खनिज बनना। समझ में आया ना? हम लोग के अंदर खनिज है कि नहीं? बिल्कुल है। लोहा है कि नहीं हम लोग के अंदर? लोहा है ना? कितना लोहा है? एक छोटा सा कील बन सकता है। सोना है कि नहीं हम लोगों के अंदर? है ना? हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ठीक है ना। तो उससे जो है मतलब मृत्यु के बाद वो सारी चीज़ें जो है चली जाती हैं जो जहाँ से आई हैं। हम लोग सुने भी हैं, बहुत प्रसिद्ध जो है कहावत है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल रचित शरीरा। समझ में आ रहा है? 5 चीज़ों से जो है मिलके शरीर बनता है, ठीक है ना। देखेंगे हम लोग वीडियो से, यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लेके गई वो। समझ में आ रहा है ना? तो देखेंगे हम लोग। इसके बाद प्रक्रिया जो है किसकी देखेंगे बताएं? खंडन। सबसे पहला स्टेप क्या था बताएं? खंडन, ठीक है ना। तो खंडन की प्रक्रिया हम लोग देख लेते हैं। अपरदहारी जैसे कि कौन? केचुए, ये अपरद को छोटे छोटे कणों में क्या कर देते हैं? खंडित कर देते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बताएं? खंडन कहते हैं। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? खंडन। इसके पहले वाला स्क्रीनशॉट सेव नहीं हुआ है, ठीक है ना, उसको ले लेंगे हम लोग, वीडियो से निकाल लेंगे। तो देखें हम लोग, ये खंडन की प्रक्रिया किसको कहेंगे बताएं? जितने अपरदहारी हैं जैसे कि केचुए हैं, वो कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं और खाने के बाद जो है उसको फिर जो है क्या करते हैं? बाहर जो है निकालते हैं। उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? खंडन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? खंडन, ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे निछालन। तो निछालन कैसी प्रक्रिया है बताएं? निछालन देखें हम लोग, ये दूसरी प्रक्रिया है। निछालन जो है कहेंगे जल विलेय अकार्बनिक पोषक भूमि मृदा संस्तर में प्रविष्ट कर जाते हैं और अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज़? निछालन। क्या कहेंगे? निछालन, लीचिंग। लीचिंग का मतलब कि हमारे शरीर में जितना भी जलीय पदार्थ है, ठीक है ना, इन जलीय विलेय अकार्बनिक पोषकों का मृदा में अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाना क्या कहलाता है? निछालन कहलाता है, लीचिंग कहलाता है। तीसरी प्रक्रिया हम लोग देखते हैं, फटाफट इसमें प्रक्रिया हम लोग देखते जाएंगे। तीसरी प्रक्रिया क्या है बताएं? ये अपचय है, ठीक है ना। अपचय, अपचय जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कैटाबोलिज्म। बैक्टीरियल अर्थात जीवाणुवीय
और कवकीय एंजाइम अपरदों को सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। अपचय समझ में आ रहा है ना? ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। यहाँ सवाल कैसे पूछेगा? कहेगा कि बताइए अपघटन की किस प्रक्रिया में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। किस प्रक्रिया में? तीसरी प्रक्रिया में। एक बार जरा प्रक्रिया बताएं हम लोग सारी पांचों। सबसे पहला था खंडन, ठीक है ना? खंडन के बाद क्या था? निक्षालन। निक्षालन के बाद अपचयन, और अपचयन के बाद अपचयन, ठीक है ना? अपचयन हो गया, और अपचयन के बाद जो है एक और हम लोग लगाएंगे, क्या चीज़ बताएं? हाँ, ह्यूमस भवन, ठीक है ना? ह्यूमस भवन हो जाएगा। ह्यूमस भवन, ये भी सब लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना? किताब मिटा दिया जाए। देखिए हम लोग कौन सी प्रक्रिया बताएं? ह्यूमस भवन, समझ में आया ना? तो ह्यूमस भवन हो जाएगा, और ह्यूमस भवन के बाद जो है कौन हो जाएगा? ह्यूमस भवन, ठीक है ना? और ह्यूमस भवन के बाद हो गया एक हम लोगों का खनिजी भवन। समझ में आ रहा है ना? खनिजी भवन, मिनरलाइजेशन, ठीक है ना? और इसको ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं हम लोग। तो इन पांचों में से कौन सी प्रक्रिया में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है? तो इस प्रक्रिया को हम लोग याद रखेंगे। बार बार बता रहे हैं, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछता है, ठीक है ना? चारों प्रक्रिया का नाम दे देगा, चार कोई भी प्रक्रिया का नाम, और कहेगा कि इसमें से किस में जो है सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। तो हम लोग बताएंगे, क्या बताएंगे? अपचयन बताएंगे, ठीक है ना? अपचयन में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है, ठीक है? तो अपचयन हमने पढ़ा, कौन कौन से सूक्ष्म जीव उपयोग होते हैं? जीवाणु और कवक। ये अपने एंजाइम छोड़ते हैं और अपने एंजाइम से सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं। किसको तोड़ते हैं? अपरद को। अपरद, यहाँ देखें हम लोग, अपरद को किस में तोड़ते हैं? सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़ देते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? अपचय, ठीक है? आगे देखें हम लोग, बताया जा रहा ना कि ये समझना महत्वपूर्ण है कि उपर्युक्त अपघटन की समस्त प्रक्रियाएं अपरद पर समांतर रूप से लगातार चलती हैं। मतलब पहले ये प्रक्रिया हो गई, कौन सी? खंडन की, उसके बाद निक्षालन, उसके बाद फिर ह्यूमस भवन, फिर खनिजी भवन। ये पांचों स्टेशन लगातार आता है, कहीं भी इसमें कोई स्टॉपेज नहीं है। समझ में आ रहा है ना? पांचों स्टेशन लगातार क्रॉस किया जाता है। कहने का मतलब है कहीं भी ये प्रक्रिया रुकती नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपराध बन गया उसके बाद कुछ दिन रिलैक्स करेगा, नहीं, तुरंत जो है उसका किस में परिवर्तन होगा? हाँ, पहले जो है क्या हो जाएगा? निक्षालन हो जाएगा, और निक्षालन के बाद जो है अपरद का खंडन होगा, खंडन के बाद निक्षालन, निक्षालन के बाद अपचयन। ये प्रक्रिया कहीं भी रुकती नहीं है, लगातार चलती रहती है। अब देखें इसके बाद ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन में थोड़ा टाइम लगता है। प्रक्रिया जो है अपघटन के दौरान मृदा में क्या होती है? संपन्न होती है। ये सब काम जो है मिट्टी में संपन्न होती है, और ह्यूमिफिकेशन के द्वारा एक गहरे रंग के क्रिस्टल रहित तत्व का निर्माण होता है, जिसको क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं, ठीक है ना? ह्यूमस कहा जाता है। अब ह्यूमस की कुछ खास बातें हम लोगों को याद रखनी है। ह्यूमस जो है ना, क्या इस पे सूक्ष्म जीवों का असर होता है? नहीं, ध्यान रखें, ह्यूमस पे सूक्ष्म जीवों का असर नहीं होता है। उच्च प्रतिरोधी होता है ये ह्यूमस सूक्ष्म जीवों के प्रति, कोई भी सूक्ष्म जीव लग नहीं सकता है इसमें। इसका अपघटन जो है ना, वो बहुत धीमी गति से चलता है। अभी हमने ऊपर बताया ह्यूमस का अपघटन बहुत धीमे धीमे होगा, ठीक है ना? और स्वभाव में ह्यूमस जो है वो कैसा होता है? कोलाइडल होने के कारण ये पोषक के भंडार का काम करता है। जल धारण क्षमता भी इसकी अधिक होती है, याद रखेंगे। ह्यूमस की जल धारण क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। ह्यूमस पुनः कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा खंडित होता है और खनिजीकरण नामक प्रक्रिया जो है, हाँ, अकार्बनिक पोषक उत्पन्न करवाता है, और उसके बाद जो है वो मुक्त हो जाता है जहाँ से आया हुआ है। अगर वायु से आया है तो वायु में चला जाएगा, मिट्टी से आया है मिट्टी में चला जाएगा, जल से आया है जल में चला जाएगा, ठीक है ना? तो इस तरह से जो है चीज़ें कंट्रोल होती हैं, ठीक है? अब ये अपघटन की प्रक्रिया को हम लोग समझ गए ना? अपघटन कितना चरण में पूरा होगा? सवाल है कि अपघटन का स्पीड क्या होता है, कितना तेजी से अपघटन होता है। तो अपघटन की दर
ये कई कारकों पर निर्धारित होती है। अपघटन की दर जो है ये कई कारकों पर निर्धारित होती है। जैसे पहला कारक है हमारा कौन बताएं, और दूसरा कारक है कौन, अपरद के रासायनिक संगठन। समझ में आ रहा है ना। अपरद किन पदार्थों से मिलके बना है उस पर निर्भर करता है कि उसका डिकम्पोजिशन कितना दिन में होगा, ठीक है ना। और प्लस जलवायुवीय घटक। अभी के मौसम में हम लोग खाना जो है रख देते हैं ऐसे ही, खराब हो जाता है ना। कब खराब होता है, गर्मी के मौसम में। क्यों, अपघटन की प्रक्रिया तेज चलती है उस समय, अपघटन की प्रक्रिया तेज होती है। और इस समय अपघटन की प्रक्रिया, फ्रिज में हम लोग खाना क्यों रखते हैं, सूक्ष्म जीवों से बचता है, बिल्ली से भी बचता है समझ में है ना, और खराब नहीं होता है। तो हाँ बिल्कुल, डेड बॉडी के भी कंडीशन में हम लोग उसको बर्फ़ पे जो है रखते हैं, बर्फ़ पे रखते हैं। तो ये समझ रहे हैं, इन सब में एक बात कॉमन है। क्या कॉमन है बताएं, जब टेम्परेचर डाउन होता है तो अपघटन की प्रक्रिया भी डाउन होती है। यानी अपघटन की प्रक्रिया और तापमान ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत नहीं। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो अपघटन की प्रक्रिया तेज होगी, ठीक है ना। और टेम्परेचर अगर घटेगा अपघटन की प्रक्रिया धीमी होगी, ठीक है ना। यानी तापमान घटने से अपघटन की प्रक्रिया भी क्या होती है, घटती है, ठीक है ना। अपघटन की प्रक्रिया तापमान घटने से क्या होती है, घटती है। और तापमान बढ़ने से बढ़ती है। लेकिन तापमान ज़्यादा भी नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ दिया हुआ है ताप जो है ना, ताप और मृदा की नमी बहुत ही महत्वपूर्ण जलवायुवीय घटक है। समझ में आ रहा है ना। देखिए हम लोग गर्म और आर्द्र पर्यावरण में अपघटन की गति क्या होती है, तेज होती है। इस लाइन को याद रखेंगे। और निम्न ताप, निम्न ताप का मतलब क्या, कम तापमान। और अवायु जीवन, अवायु जीवन का मतलब क्या, नहीं, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे अपघटन की गति जो है क्या होती है, धीमी होती है। देख रहे हैं ना। तो ये ताप और नमी कैसे प्रभावित करते हैं अपघटन को, वो हमने जाना। अब एक और चीज़ देखते हैं, रासायनिक संगठनों द्वारा। देखें अगर अपरद जो है ना वो काइटिन और लिग्निन से भरपूर होता है, किससे भरपूर होता है, तो अपघटन की दर क्या रहेगी, धीमी रहेगी। लेकिन अगर ये जो हम लोगों का बना हुआ है क्या चीज़ बताएं, अपरद किससे बना है, नाइट्रोजन और जल विलेय तत्वों जैसे चीनी आदि से भरपूर होता है, तब अपघटन की प्रक्रिया क्या होती है, तेज होती है। तो ये अपघटन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं हम लोग समझ गए कि नहीं, कौन कौन से कारक, हाँ जलवायुवीय अपघटक, जलवायुवीय घटक हो गए और अपरद के रासायनिक संगठन हो गए, ठीक है ना। तो ये था जीवाणु की कोशिका भित्ति म्यूरिन की, ठीक है ना, म्यूरिन या फॉस्फोग्लिसराइड की बनी होती है, फॉस्फोग्लिसराइड ही होता है म्यूरिन, काइटिन, हाँ जीवाणुओं का म्यूरिन, ठीक है ना। फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड ऐसे करके होते हैं जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में, ठीक है ना। अलग अलग जीवाणु चूँकि एक प्रकार के नहीं ना होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। अलग अलग प्रकार के जीवाणुओं की कोशिका भित्ति थोड़ी अलग अलग पदार्थों की बनी होती है। और उनकी कोशिका भित्ति को तोड़ने के लिए हम लोग पढ़े हैं किसकी ज़रूरत होती है, कौन से केमिकल, कौन से एंजाइम, लाइसोजाइम किसकी जरूरत, लाइसोजाइम, याद आया। लाइसोजाइम से जो है हम लोग तोड़ते हैं, किसको तोड़ते हैं, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति। और कवकों की काइटिनेज, बिल्कुल, क्योंकि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, इसलिए हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं किसका, काइटिनेज का, ठीक है। हाँ समझ में आया ना। तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को तोड़ने के लिए हम लोग लाइसोजाइम का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगला हम लोग टॉपिक देखेंगे क्या चीज़, ऊर्जा प्रवाह, ठीक है ना। ऊर्जा प्रवाह हम लोग किसको कहेंगे बताएं। ऊर्जा प्रवाह का मतलब होता है एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण, प्रवेश करना, ठीक है ना। तो ऊर्जा प्रवाह में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन है वो जरा देखें हम लोग एक बार। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग पहले कवर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसका डिफिनीशन और फुल फॉर्म याद रखें हम लोग। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं PAR,
क्या कहते हैं? PAR का फुल फॉर्म? फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन। हाँ, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक है ना। PAR का मतलब क्या हो गया? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। डिफिनीशन याद रखेंगे हम लोग, सुन के लिखेंगे वीडियो से, समझ में आया ना। इसका जो है फुल फॉर्म। और हिंदी में क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषणात्मक, प्रकाश उधर है देखिए प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण, समझ में आ रहा है ना। प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण, ठीक है ना। क्या है ये प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण? सूर्य की जितनी धूप जो है आ रही है यहाँ धरती पे, जो भी प्रकाश आ रहा है सूर्य का, उस प्रकाश का कितना प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त है, उसको हम लोग PAR कहते हैं। जैसे जितनी मात्रा आ रही है ना सूर्य के प्रकाश की इस धरती पे, उसका 50% है जिसमें पौधे प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? कितना प्रतिशत? 50%। यानी दिन भर का लाइट अगर हम लोग लेते हैं तो दिन भर में 50% ऐसा लाइट होता है जिससे प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। दोपहर में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। दोपहर में पौधों में पानी वानी नहीं डालना चाहिए। हाँ, या तो सुबह में डालें एकदम अंधेरे में, या फिर जो है शाम में। समझ में आ रहा है ना? ज़्यादा बेहतर होता है शाम को डालना, ज़्यादा बेहतर होता है। तो पौधों में कभी भी पानी शाम को देना चाहिए, ठीक है ना। तो दिन में जो है ना ज़्यादा तेज़ धूप निकलता है और वो प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो जितना प्रकाश की मात्रा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? PAR कहते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। एक बार जरा देखें यहाँ क्या दिया हुआ है। आपतित सौर विकिरण का, यानी जितनी सूर्य की प्रकाश ऊर्जा आ रही है उसका 50% से भी कम भाग, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण में प्रयुक्त होता है, कहलाता है। समझ में आया ना? 50% से जो है कम भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है उपयुक्त होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण। समझ में आया ना? अब देखें हम लोग पादप एवं प्रकाश संश्लेषण सक्षम जीवाणु अर्थात स्वपोषी, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है ना। जैसे साइनोबैक्टीरिया, ठीक है ना। नील हरित शैवाल क्या करते हैं? ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। यूग्लिना, यूग्लिना का नाम सुने हैं? नहीं, यूग्लिना शैवाल नहीं है। यूग्लिना को जो है हम लोग किस किस श्रेणी में रखे हैं? प्रोटिस्टा, बिल्कुल, ये प्रोटिस्ट है। तो ये एक ऐसा प्रोटिस्टा है यूग्लिना, यूग्लिनॉइड प्रोटिस्ट कहा जाता है इनको। तो यूग्लिनॉइड प्रोटिस्ट जो होते हैं ना, इनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मतलब पौधों के अलावा और भी जीव हैं इस धरती पे जिनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है करवाने वाले जो भी जीव होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी। सूर्य की विकिरित ऊर्जा को सरल अकार्बनिक पदार्थों से आहार तैयार करने में लगाते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं फाइनली। लेकिन सवाल है कि सूर्य जो है कहता है कि ये लो भाई 50% एनर्जी हम तुमको दे रहे हैं, लाइट और हीट एनर्जी, ठीक है ना। कोई अगर हमको दे, लीजिए ये रसगुल्ला 1 किलो, कितना लेंगे हम लोग? याद आ रहा है ना? पिछले बार बोला था पूरा डिब्बा रख लेंगे पूरा डिब्बा नहीं रखेंगे, कितना रखेंगे? 1 पीस, 1 पीस। कोई भी नेचर जो है ना हम लोगों को मतलब अथाह मात्रा में जो है संसाधन उपलब्ध कराती है, लेकिन हम लोगों को सीमित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। ये बात नेचर से सीखना चाहिए। समझ में आया ना? कहीं भी गए, नाश्ता मिला पूरा भर पेट, तो ये ना कि सब दबा दें हैं? हाँ हाँ, तो देखिए हम लोग आगे समझते हैं। बताया जा रहा है ना कि पौधों को 50% से कम ऊर्जा मिलती है, लेकिन वो इसका प्रयोग कितना करते हैं बताएं जरा? मात्र 2 से 10%। कितना प्रयोग करते हैं? 2 से 10% प्रयोग करते हैं। 50% इनको मिलता है और उसका 2 से 10% जो है ये यूज़ करते हैं किस में? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे याद रखने वाली बातें यही है, ठीक है ना। इनको हम लोग जो है टिक आउट करके रखें और डिफिनीशन हम लोग देख लेंगे PAR का, ठीक है। इसके बाद चलें, हरे पादपों को हम लोग क्या कहते हैं जरा बताएं? हरे पादप जो है वो सारे उत्पादक कहलाते हैं। क्यों? अच्छा, हरे पौधे कहाँ कहाँ होते हैं? पृथ्वी पे भी होते हैं, मतलब पृथ्वी पे ही हैं, लेकिन टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं।
और दोनों ही जगह ये उत्पादन का ही काम करते हैं, ठीक है ना। इनको जो है हम लोग बांट सकते हैं शाकीय, काष्ठीय, पादप, ठीक है ना। ये सब जो है प्रमुख उत्पादक है। शाकीय मतलब जिनमें लकड़ी नहीं होता है, और काष्ठीय जिनमें लकड़ी होता है, समझ में आया ना। ये सब उत्पादक हैं। उत्पादकों में ये भी आते हैं, कौन, कहाँ रहते हैं ये, जल में, पादप प्लवक जल में रहते हैं। और कौन आता है, शैवाल, ठीक है ना। बड़े पादप जलीय, बड़े पादप जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादक हैं, ठीक है ना। जल में रहने वाला बड़े पादप का नाम क्या है, एक केल्प पौधा होता है, केल्प, समझ में आया ना। केल्प का नाम हम लोग सुने हैं क्या, केल्प, केल्प को हम लोग याद रखेंगे, ये 11th में दिया हुआ है। ये सबसे बड़ा शैवाल है, सबसे बड़ा शैवाल है, समझ में आ रहा है ना। सबसे बड़े शैवाल का नाम क्या है, केल्प है। और सबसे छोटे शैवाल का नाम, सबसे छोटे शैवाल का नाम क्लेमाइडोमोनास। क्या नाम होता है, क्लेमाइडोमोनास। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा है ना, क्लेमाइडोमोनास। और सबसे छोटा एंजियोस्पर्मिक पौधा, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पुष्पीय पादप, ये फोटो दिखाए हैं और शायद इसके बाद वाले चैप्टर में आएगा। नाम है उसका वुल्फिया। क्या नाम है, वुल्फिया। ऐसे हाथ पे लेके हम लोग दिखाए थे, ऐसा सरसों के दाने जैसा होता है उंगली पे जो है। नहीं, इसके बाद वाले चैप्टर में आएगा, ठीक है ना। इसके बाद वाले चैप्टर में आएगा। वुल्फिया हम लोग कहते हैं सबसे छोटा एंजियोस्पर्मिक पौधा। और सबसे बड़ा एंजियोस्पर्मिक पौधा, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्मिक पौधा, ये ना जो 6 फुट का था, नहीं 6 फुट का थोड़े, 100 मीटर का होता है, 100 मीटर के आसपास होता है एकदम। यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस जानते हैं ना। और सबसे बड़ा पृथ्वी पर पाए जाने वाला पौधा, तड़कुल क्या है उसके आगे सबसे बड़ा पौधा पृथ्वी पर का नाम है उसका सिकोया। सिकोया दिखा देते हैं। सिकोया जो है उसको बोलते हैं हम लोग। और ये भी 100 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई तक जाता है, समझ में आ रहा है ना। ये जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में आता है। किसकी कैटेगरी में आएगा, जिम्नोस्पर्म। तो ये सब पौधों के बारे में जानकारी याद रखनी चाहिए, सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन होता है। अब इसके बाद देखें हम लोग जरा खाद्य जाल के बारे में। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, इन दोनों को हम लोग जानते हैं कि नहीं, बताएं। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, इन दोनों को जो है हम लोगों को देखना होगा। खाद्य श्रृंखला किसको कहते हैं, जीवों की, सजीवों की एक ऐसी श्रृंखला जो यह बताती है कि कौन जीव किसको खाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला या फूड चेन। क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं, FC, फूड चेन कहते हैं, ठीक है ना। तो देखें हम लोग फूड चेन के बाद एक और चीज़ हम लोगों को देखना होगा। चले आते हैं हम लोग फूड चेन की शुरुआत, ठीक है ना। फूड चेन की शुरुआत जो है वो किससे होती है, बताएं। नहीं, घास नहीं, उत्पादक कहेंगे। किसी भी आहार श्रृंखला की शुरुआत किससे होती है, उत्पादकों से। वो चाहे जलीय खाद्य श्रृंखला हो या स्थलीय खाद्य श्रृंखला हो, सभी प्रकार के खाद्य श्रृंखला में पहले पहले कौन आएंगे, उत्पादक आएंगे। उत्पादक जो है उन्हीं से शुरुआत होती है। उसके बाद कौन आते हैं, उपभोक्ता आते हैं। उपभोक्ता, ये सब जो है क्या है, बकरी, मनुष्य, ये सब क्या है, उपभोक्ता है, ठीक है ना। ये उपभोक्ता है। तो देखें उपभोक्ता जो है ये क्या कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। उपभोक्ताओं को हम लोग क्या कहेंगे, परपोषी कहेंगे। इन सब चीज़ों को समझने के लिए जो है ना हमारा वो एक टेबल जो है काफ़ी था। एक टेबल जो है हम लोगों को देखना होगा ज़रा। वो पहले हम इंट्रोड्यूस करवाए हुए थे और बताए थे कि उसमें सबसे ज़्यादा डाउट रहता है बच्चों को, ये याद आ रहा है ना। इसमें एक जगह मिसप्रिंट भी था, मिसप्रिंट था ना जी, बिल्कुल। हाँ, कल इसको बना के लाएंगे सभी लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हम लोग जरा, उत्पादक हो गए, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, और यहाँ पे होगा तृतीयक उपभोक्ता। क्या रहेगा यहाँ, तृतीयक। इसको सुधार लेंगे हम लोग थोड़ा। इसको क्या लिखें हम लोग, तृतीयक उपभोक्ता। क्या लिख दें इसको, तृतीयक उपभोक्ता। यही मिसप्रिंट हुआ था यहाँ पे, ठीक है ना।
हाँ इंग्लिश में सही है। तृतीयक क्या कहेंगे इसको? तृतीयक उपभोक्ता कहेंगे। बहुत बड़ी गलती है ये, समझ में आ रहा है ना? ऐसे जो है गलत हो जाएगा, बच्चा लोग जो है टिक कर देगा तृतीयक उपभोक्ता, चतुर्थ उपभोक्ता। चतुर्थ उपभोक्ता यहाँ नहीं होगा। तो पहले कौन, पहले नंबर पे कौन होगा? आहार श्रृंखला के पहले नंबर पे बताते हैं, अभी आगे चलेंगे। पहले आहार श्रृंखला में सबसे पहले नंबर पे कौन आते हैं? उत्पादक सबसे पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता होगा, ठीक है। अब चलते हैं जरा पोषी स्तर पे। पोषी स्तर जो है ना, ये पहला पोषी स्तर है। पहले पोषी स्तर पे किनको रखा जाता है? सारे उत्पादकों को रखा जाता है, पादपों को रखा जाता है प्रथम पोषी स्तर पे, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। और सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे हम लोग किसको रखते हैं? शाकाहारी जीवों को। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए शाकाहारी जीव कौन से पोषी स्तर पे आते हैं? कौन से पोषी स्तर पे? द्वितीय पोषी स्तर। और कौन से उपभोक्ता होते हैं वो? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तृतीय पोषी स्तर पे कौन आता है? मांसाहारी जीव। और चतुर्थ पोषी स्तर पे कौन आता है? उच्च मांसाहारी, टॉप कार्निवोर। ये कार्निवोर्स तो होते हैं, लेकिन एक टॉप कार्निवोर भी होता है। टॉप में जो है, हाँ टॉप में हम लोग आते हैं। और कभी कभी टॉप में आ जाता है लॉयन, जब हम लोगों को देख लेता है। समझ में आया ना? लॉयन तो ऐसे टॉप कार्निवोर है ही, ठीक है ना, लेकिन उस समय हम लोग टॉप के एक स्टेप नीचे आ जाते हैं। समझ में आया ना? जब हम लोगों को शेर देख लेता है या बाघ देख लेता है। एक बार एक लड़का गया था चिड़ियाघर देखने, वीडियो बना रहा था, तब तक जो है गिर गया। सब लोग उसका वीडियो बनाने लगे। समझ में आया ना? हाँ, शेर कुछ नहीं किया, लेके चला गया अपने मांद में। सबको दिखा के थोड़े खाएगा। हाँ, तो देखें हम लोग चौथे पोषी स्तर। ये मतलब गलत बात है, सबको बचाना चाहिए, रस्सी वस्सी ला के जो है बचाना चाहिए, लेकिन अब सब लोग जो है वीडियो बनाने में लग गए, ठीक है ना, कि कैसे आया, पकड़ा। शेर, बाघ, ये जो भी जानवर होते हैं ना, वो आके सबसे पहले क्या पकड़ते हैं? गर्दन। गर्दन पकड़ते हैं, क्योंकि सारा सिस्टम यहीं से कनेक्ट है, उनको पता है अच्छे से। नेचर देखें कैसे बनाया है एक एक जीव को, उसको मालूम है कि हाथ नहीं पकड़ना है। समझ में आ रहा है ना? क्या पकड़ना है? गर्दन पकड़ना है। वहीं से सब कंट्रोल होता है। एक बार सिस्टम टूटा है, दोनों का कनेक्शन लॉस, ठीक है ना, इंटरनेट कनेक्शन लॉस। तो देखिए हम लोग चौथी पोषी स्तर में कौन आते हैं? उच्च मांसाहारी आते हैं। ये तो उदाहरण हम लोगों को दिया है, लेकिन इन दोनों में कभी कंफ्यूजन हम लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आहार श्रृंखला में सबसे पहले कौन आएंगे? उत्पादक। उसके बाद कौन आएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद और उसके बाद तृतीयक। अगर पोषी स्तर की बात करी जाए तो उसमें हम लोग नंबर देखते हैं, ये कितना नंबर पे है, ये कितना नंबर पे आ रहा है, दूसरा, ये कितना नंबर पे, और ये कितना नंबर पे, चौथा नंबर। तो पोषी स्तर जब पूछा जाता है ना, तो वहाँ नंबर गिनते हैं, ठीक है ना। और जब हम लोगों को ये पूछेगा उपभोक्ता या उत्पादक, तो वहाँ हम लोग दिमाग लगाएंगे थोड़ा। जो स्वपोषी होगा उसको हम लोग किस में रखेंगे, और जो स्वपोषियों को खाता है उसको प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ताओं को जो खाता है वो, और द्वितीयक उपभोक्ताओं को जो खाता है वो तृतीयक उपभोक्ता। कभी भी हम लोग एक आहार श्रृंखला कितना चरण वाला बनाते हैं? 3 या 4, ठीक है ना। 5 का नहीं बना सकते हैं, खैर 5 का भी होता है, 5 का आहार श्रृंखला होता है। क्या होगा? नहीं, यहाँ हम लोग घास को रख लेते हैं। देखें ध्यान से सुनेंगे। घास को खाता है कीड़ा मकोड़ा, कीड़े मकोड़ों को खाता है मेढक, मेढक को खाता है सांप, और सांप को खाता है बाज या चील। समझ में आया ना? तो बाज जो है वो कितना नंबर पे आएगा? 5वें नंबर पे आएगा। तो 5वें नंबर पे आएगा तो ऊँट के मुंह में जीरा वाला हाल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इसको मिला कितना जूल, इसको मिला सूर्य से कितना जूल, बताएं जरा? 10,000 जूल। कौन सा नियम लगाएंगे? रेमोंड का 10% लॉ, रेमोंड लिंडेमान का 10% लॉ। 10,000 जूल मिला इनको, तो इसके पास कितना है? 1,000 जूल। समझ में आ रहा है ना? इसके पास कितना है? 100 जूल। समझ में आया ना? 100 जूल। और इसके पास कितना है? 10 जूल।
अब इसके बाद जो आएगा वो बेचारा 1 जूल लेके क्या करेगा, कहेगा इससे अच्छा मत ही दो। समझ में आ रहा है ना। तो उसको खाने से नहीं खाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए जो है 5 चरण वाला पोषी स्तर कभी भी नहीं बनाया जाता है। 5 चरण वाली खाद्य श्रृंखला नहीं बनाई जाती है। खाद्य श्रृंखला ज़्यादा से ज़्यादा कितना लेवल वाली हो सकती है? 4, 3 से 4 वाली खाद्य श्रृंखला अच्छी होती है। तो अगर इसको हम लोग देखें तो हम लोगों का शाकाहारी होना ज़्यादा अच्छा है या मांसाहारी? देख रहे हैं ना, साइंस भी यही बताता है कि शाकाहारी होना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा लोग क्या पसंद कर रहे हैं? मांसाहारी। ये तो पसंद आएगा ही, ठीक है। तो उत्पादक जो है अगर इनको खाते हैं हम लोग, ध्यान से सुने, उत्पादकों को खाते हैं तो डायरेक्ट एनर्जी हम लोगों को मिलेगा एक ही बार। कितना? हाँ। लेकिन अगर इनको खाते हैं तो फिर जो है क्या होगा? ऊर्जा कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना, ऊर्जा कम हो जाएगी। तो कभी भी मांसाहारी जीवन जो है वो थोड़ा अलग होता है, अलग प्रकार का होता है। तो ये था हम लोगों का क्या चीज़? उत्पादकता और ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह जो है वो किस प्रकार होता है ये हम लोगों ने देखा। इसके बाद जो है ऊर्जा का प्रवाह जो है वो कैसे होता है, किस प्रकार होता है, और इसके पिरामिड वगैरह के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे।